स्वपरागण का लाभ देख लिया, ठीक है, हानि भी समझ में आ गई। अब उस लाभ और हानि में जो जो शब्द इस्तेमाल किया है ना आपने, उन एक एक शब्द का मतलब समझ रहे हो। जैसे उत्पादकता कम हो जाना, ठीक है। अब उत्पादकता पे जरा जोर लगाओ कि अगर एक ही जिन बार बार आ रहे हैं तो उनकी उत्पादकता क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब इसके बिहाइंड में सोचो ना कि क्या हम किसी पीढ़ी को सुधार सकते हैं क्या। सुनने का कोशिश करिएगा पहले, पीढ़ी को सुधार सकते हैं क्या। अब ये मतलब क्या है इसका कि पीढ़ी को सुधार सकते हैं क्या। जैसे मेरे पास ना एक बहुत विशाल आम का पेड़ है, ठीक है, इसकी टहनियां बहुत मजबूत हैं, इसकी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, सब कुछ ठीक है, डन। लेकिन इसमें जो फल लग रहा है ना, वो फल आकार में काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। ये आम का पेड़ बहुत बड़ा विशाल है, हमने इसको एक पीढ़ी का नाम दे दिया कि चलो ये F1 पीढ़ी है, ठीक है। ये F1 F2 से नहीं घबराते हो ना, जिसको हमने पहली पीढ़ी मानी उसको क्या कह देंगे, F1, इसका जो बच्चा आएगा उसको क्या कहेंगे, F2, उसका बच्चा F3, ये पीढ़ी है ना। F की काहे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलियल, ठीक, इसलिए यहां से हम लोग क्या कहिए हैं, F को उठा लिए, डन। चलो ये F1 पीढ़ी हो गई। अब हमने क्या बताया कि इसके लक्षण कैसे हैं, तो सब कुछ तो ठीक है ना। एक चीज का दिक्कत है, इसका जो फल बन रहा है उस फल का आकार क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। अब सोचो बाबू कि अगर इसमें क्या लगते हैं, फूल लगते हैं क्या हर चीज में फूल लगते हैं, आम में क्या लगता है, मोजर लगता है, देखा है आपने, वो फूल ही होता है उसका। अब इस फूल में क्या होगा, परागण होगा। अब सोचो कि यदि यहां पर स्वपरागण हो, तो स्वपरागण होगा तो इसमें मेल वाला भी होगा और फीमेल वाला भी होगा, दोनों के दोनों में ये लक्षण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यही का यही यदि अपने आप में निषेचन कर ले तो क्या कह देंगे, स्वपरागण हुआ है, ठीक है। और उसके निषेचन के बाद जो फल बनेगा उस फल में क्या मिलेगा, आपको बीज मिलेगा क्या इसका, ठीक है। इस बीज को यदि मैं कहीं ले जाकर के लगा रहा हूं तो यहां से जो पौधा होगा, अब बताओ बच्चा, इसके फल का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा, कारण इसी पीढ़ी से आई है और क्या किया इसने, स्वपरागण किया। क्या मैंने इसकी पीढ़ी को सुधार पा रहे हैं क्या स्वपरागण से, नहीं ना। अब दूसरा चीज देखो, क्या है, पुष्प है ना बाबू, पुष्प है ना, तो पुष्प में मेल फीमेल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आगे कहानी देखो, ये तो एक चीज हमने देख ली। दूसरा सुनो, यहीं एक बाजू में आम का पेड़ है, ठीक है। अब इसके फल के आकार की बात करें तो चलो ये इसका आकार कैसा है, बड़ा है, बाकी लक्षण से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यदि यहां का परागकण इस पर आ गिरे, अब क्या होगा, तो यहां से जो इसके बहुत सारे, एक फल तो बनेगा नहीं, बहुत सारा फल बनेगा, उसमें से कुछ फल के बीज ऐसे होंगे जिनके अंदर लक्षण कैसा होगा, बड़ा वाला का लक्षण होगा। क्या हमने पीढ़ी सुधार ली क्या, ये कब हुआ, जब स्वपरागण कराए तब हुआ कि पर परागण कराए तब हुआ, बात समझ में आई। तो पर परागण का एक लाभ आपको मिल गया क्या, कि पर परागण होगा तो सीधा सीधा हम ऐसा कहें कि नए लक्षण आएंगे, डन है। अब इसके वजह से और एक फायदा क्या होगा कि नए लक्षण के आने से नई जाति का विकास भी होगा। अब जैसे कैसे नई जाति का विकास होगा, तो मान लिया जाए कि इधर आसपास में ना इस टाइप के पेड़ मिल रहे हैं, ठीक है, जिनका आकार तो बहुत बड़ा है पेड़ का, लेकिन उनका फल का आकार कैसा है, छोटा है, ठीक है। आए को गलती से किसी ने परागण करा दिया, कोई चिड़िया लेकर के आ गई या कोई कीड़े मकोड़े लेकर के उड़ते हुए आ गए अपने पास परागकण ला के रख दिया इस पर। अब इसमें से पता चले कि जो बीज बना और उसको जब लगाया गया तो उसके पेड़ भी बड़े हुए और फल भी बड़े हुए, क्या उसकी जाति प्रजाति नहीं बदल दी, क्या उसने नई जाति का विकास हो गया ना, ठीक है। तो पर परागण से नई जाति का विकास होता है, नए लक्षण आते हैं, साथ ही साथ पीढ़ी में सुधार भी आता है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी एक बात इसमें क्या जोड़ सकते हो आप, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब भी हमको ऐसा काम करना होता है, कोई एक पीढ़ी है उसकी उत्पादकता खत्म हो रही है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वो दूसरा पीढ़ी लेकर के आएंगे और उसके साथ करा देंगे क्या, निषेचन। अब उससे पीढ़ी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। अब ये बात, ये चीज आपको समझ में आएगी जब उत्पादकता वाला चैप्टर आएगा ना, तो वहां पर बात समझ में आती है। किन किन के घरों में गाय या भैंस है। चलो अब इसमें देखना ना, अगर आप उससे जुड़े हुए हो, यानी कि अगर गाय भैंस के साथ लगे हुए हो, उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसके जनन के प्रति, उस मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि चलो दूध भी हम ही को दोना है, सब कुछ हम लगे हुए हैं इसमें, तो इस बात की अच्छी जानकारी होती है
कि जैसे एक ही गाय है, एक गाय ने 3 बार अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे वो अपने बच्चे को जन्म देती जाती है ना, उसकी उत्पादकता खत्म होने लगती है। पहली बार में थी, पहली बार अपने बच्चे को जन्म दिया तो उस समय यदि वो 5 लीटर दूध दे रही है ना, अगली बार जब अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसके दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं उत्पादकता घटना, ठीक है। चाहे वो उत्पाद के रूप में कुछ भी बन रहा है ना, उसका उत्पाद का मतलब क्या होता है, जिन चीजों का प्रयोग हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और जो उत्पाद देने वाला है उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जिससे आप उत्पाद ले रहे हो उसको क्या कहते हैं, उत्पादक। जो वो दे रहा है आपके जो लायक है, जो आपके फायदे की चीज है, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब उसकी उत्पादकता घट रही है, अगली बार अगर बच्चे को जन्म देगी वो गाय, तो अगली बार और उसकी उत्पादकता घटेगी। अच्छा, अब वो जन्म देने के क्रम में ही कुछ ना कुछ दुर्घटना है, ठीक है। अब दुर्घटना क्या है कि जैसे एक गाय है, उसने अपने बछड़े को जन्म दिया, यानी कि मेल को जन्म दिया, ठीक है। फिर एक फीमेल को जन्म दिया अगले साल, दोनों हो गए। अब दोनों क्या एक ही माँ के बच्चे हैं क्या? यदि उनके बीच में जनन होगा ना तो और उत्पादकता घटती चली जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक दूर दराज या कहीं से भी जो बेहतर सांड हो, ठीक है, उस बेहतर सांड के साथ क्या कराना पड़ेगा, उसका प्रजनन कराना पड़ेगा। तो क्या हमने किसी दूर का सहारा लिया क्या? यहां भी तो वही काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उत्पादकता बढ़ती है यदि किसी बाहरी जीन का समावेशन उस पीढ़ी में हो जाए ना, तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि अच्छा वाला जीन का समावेशन होना चाहिए। पता चले कि इसका बीज छोटा था, जिसका परागकण आ गया ना, इसमें कोनो फल नहीं लगता है, बात समझे। इसमें तो फल लग रहा था, चलो भाई छोटा ही था, ठीक है। यहाँ पेड़ बहुत बड़ा है, एक को फल यहाँ पे न है। अगर इसका परागकण चला गया तो इसका पीढ़ी सुधरने के बजाय क्या हो जाएगा, और बिगड़ जाएगा, है ना। तो हर चीज का दो अर्थ होता है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो पहला चीज याद हो गया यहाँ पे। दूसरा बताओ, बहुत चीज हमने तो बहुत चीज बता दिया। नए लक्षण आएंगी, नई जातियां आएंगी, है ना। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बच्चा कि उत्पादकता बढ़ जाएगी। और कुछ सोचो, कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, सोचते ही नहीं है। अच्छा चलिए, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इत्मीनान से सोचिएगा, ठीक है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, जिसमें पर परागण होते हैं वो हानि में गिनेंगे हम लोग, उस चीज को हानि में काउंट करेंगे, ठीक है। इनमें पर परागण होता है जिसके लिए इनको मकरंद बनाना पड़ता है, अपने आप को चटकीला बनाना पड़ता है, ये सब मेहनत कर रहा है फालतू करना, इसको कहां पढ़ेंगे, नुकसान में पढ़ेंगे। बात समझ गए। चलो, तो दूसरा आप इसका खोजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। अब सीधा सीधा आते हैं क्या इसके हानि पे। अरे तनी मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो, दिमाग तो पता है घर पे कभी चक्कू या पौंसूल ऐसा पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसको हाथ काटना नहीं कटेगा, बोथर हो गया होगा। बस है। तो कहने का मतलब क्या, सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है वो बोथर हो जाता है। हाँ, तो इस्तेमाल करो ना तो बोथर हो जाएगा, समझे। इसको पजा नहीं सकते, इसका एक उम्र होता है पजाने का, और वो उम्र के साथ साथ एक समय भी होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय ही आप इसको धार लगा सकते हैं, उसके अलावा बाद में नहीं। चक्कू है, उसको निकाल के बाद में भी धार लगा सकते हैं। चलो हानि पे आ जाओ, हानि बताओ इसका। अगर बढ़िया से देखोगे तो हानि यही समझ में आ जाएगा, इसी पे। अभी क्या बोले थे कि अच्छा वाला जीन आएगा तब तो काम हो जाएगा, अगर खराब वाला आ गया तो, खराब वाला लक्षण आ गया तो इसकी पीढ़ी, है ना। इस बात को यहां लिख सकते हैं क्या कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं यदि बेकार प्रकार के कोई जीन आ जाए, या पर परागण के दौरान किसी ऐसे पादप का कोई परागकण आ जाए जिसके लक्षण क्या है, बेकार है या निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब कि काम ही नहीं कर रहे, तो बेकार है। जैसे यहाँ पे फल नहीं बन रहा था, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका जो फल बनाने के लिए जीन चाहिए वो क्या है, निष्क्रिय है, वो कार्य नहीं कर रहा है। तो यदि कोई निष्क्रिय जीन आ जाए या कोई बेकार लक्षण आ जाए तो इसकी पीढ़ी क्या हो जाएगी, खराब हो चली जाएगी। दूसरा कि इसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ना किसी को मेहनत करना पड़ता है, पर परागण कराना है। मतलब कि यहाँ एक पुष्प है, यहाँ एक पुष्प है, ठीक है। अब इसको यहां से वहां जाना है, ठीक है। अब जाना है तो क्या क्या दिक्कत होगी, सुनना। सबसे पहला तो मान लिया जाए कि परागकण यहां से हमको लेके जाना है। अब लेके कौन जाएगा, हमको पता है कौन, कारक, ठीक है। चलो, तो पहला चीज ना याद रखिएगा कि कारक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले तो इस फूल को अपने आप को आकर्षक बनाना पड़ेगा।
है ना। यानी कि जब तक ये आकर्षक नहीं होगा, जब तक ये चटकीले कलर में नहीं होगा, तब तक कोई भी ना तो कीड़ा मकोड़ा ना ही मनुष्य कोई आकर्षित नहीं होगा। और आकर्षित नहीं होगा तो इसके परागण के चांसेस कम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। चलो, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, इसको अपने आप को चटकीला बनाना पड़ेगा, आकर्षक बनाना पड़ेगा। दूसरा, मकरंद निकालना पड़ेगा इनको। बिना मकरंद के कोई कीट इन पर आकर्षित नहीं होगा। आप तो चलो ठीक है, आप मकरंद के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दो चीज के लिए जाते हैं, आकर्षक के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें सुगंध भी होता है। तो वो सुगंध वगैरह किस वजह से आते हैं? मकरंद की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए मेहनत करना पड़ेगा इनको। तीसरी बात कि पर परागण में क्या है ना कि दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। अब सोचो कि अभी तो ऐसा तो है नहीं कि यहां से परागकण निकला और इसका निशाना एकदम परफेक्ट है कि जाके स्त्री केसर पर ही पहुंचेगा, या फिर तितली उड़ी लेकर के इसको तो वहीं पर ले जाकर पहुंचाएगी, ऐसा भी चांस नहीं है ना, ठीक है। इस वजह से इनको परागकण की संख्या अधिक बनानी पड़ती है। बात समझ में आ गई? 100 परागण में परागकण की संख्या क्या होगी? कम होगी। वहां पर भी इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या करना पड़ेगा? परागकण ज्यादा से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। होता है ना कि जैसे कभी वो खेले हो, गोली खेले हो, ठीक है, गोली तो गोली के दौरान क्या करते हैं? एक होल में सारे गोलियों को डालना पड़ता है। अब आपको ना मैंने 4 गोलियां दी कि एक साथ में निशाना उतना परफेक्ट नहीं है, एक साथ में से फेंको, 4 में से कितनी गोलियां जाएंगी? और एक बार मैंने कहा कि लो 400 पीस है आपके पास गोली, अब फेंको, क्या आप चांस बन जाएगा क्या वहां पहुंचने का? ठीक है। तो कुल मिला जुला कर क्या होगा? परागकण की संख्या इनको क्या करनी पड़ती है? ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ती है। बात समझ में आई? और बताओ, और कुछ समझ में आ रहा है? और कुछ इसकी हानियां हैं? आकर्षक बनाने में अपने आप को मेहनत करना पड़ता है, चटकीला बनाना पड़ता है, मकरंद स्रावित करना पड़ता है, साथ ही साथ परागकण की संख्या क्या करनी पड़ती है? ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ती है। डन, इतना है, हमने बता दिया। और कुछ होगा तो वो आप देख लीजिएगा। मिटा दें? बताइए, यहां तक में किसी को कोई सवाल जवाब है तो बताओ। अच्छा देखो, किसी किसी चीजों में ना थोड़ा सा डिटेल कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा वो बातें भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम कह दें वायु परागण, अब आप क्वेश्चन में दे दे आपको कि वायु परागण निम्न में से किन में होता है, ठीक है। तो अरे बच्चा, ये पर परागण ना पूछेगा, वायु परागण समझ में आ रहा है कि वैसे ही कहीं ना कहीं वायु के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। अब कौन सा परागण है वो आपसे नहीं पूछ रहा। सवाल क्या होगा कि किन में होता है, कौन सा परागण होता है ये नहीं पूछ रहा है, किन में होता है। तो याद रखिएगा, निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं ना, स्पेशली उनमें होता है। बात समझे? जो पादप निम्न श्रेणी के होते हैं, निम्न श्रेणी में जैसे घास वगैरह आ गए। अब घास में पुष्प देखते हो, ठीक है, तो अब जो घास में पुष्प है ना तो वो आकर्षक होता है, ना ही वो सुगंधित होता है, ना ही उनमें मकरंद होता है। तो कौन सा कीट जाएगा उनके पास? कोई भी कीट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में किसका सहारा लगता है? वायु परागण का। तो जो भी निम्न श्रेणी के पुष्प होते हैं, जो आकर्षक नहीं होते, जो चटकीले नहीं है, जो मकरंदहीन है, युक्त नहीं, जो मकरंदहीन है, उनको कहीं ना कहीं क्या करना है? परागण करना है। तो उसमें कौन मदद करता है? वायु, ठीक है। उसके बाद कुछ सवाल आपसे जल से भी पूछे जाते हैं, जल परागण। तो जल परागण में भी क्या होते हैं कि निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, ठीक है। यहां भी कोई कीट वगैरह नहीं पहुंच पाते, तो ये जल के माध्यम से ही होता है। जल में परागण 2 तरीके से होता है, एक होता है जल के सतह के ऊपर और एक होता है जल के तल में, ठीक है। क्योंकि कुछ पेड़ पौधे देखे हो आप, जमीन मतलब कि पानी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं अधिजल परागण, यानी कि जमीन में पानी के अंदर अधिजल परागण। जो जमीन मतलब कि जो पानी के सतह पर होगा उसको कहते हैं अधोजल परागण, यानी कि जल के ऊपर है तो अधोजल, जल के नीचे है तो अधिजल। याद रख लीजिएगा इस चीज को। और यही सवाल अगर आपको घुमा के पूछा जाए कि कीट परागण किन में होता है, उच्च श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिनमें कीट परागण होता है वैसे पुष्प क्या होंगे? आकर्षक होंगे, तभी तो उन पर कीट जा रहे हैं ना उनके पास। अब बताओ, क्या निषेचन का कार्यक्रम स्टार्ट करें? भूला मत करिए, याद रखा करिए। नर युग्मक बराबर याद है सभी को, मादा युग्मक भी बराबर याद है। चलो,
निषेचन, यानी कि ये दूसरी अवस्था है, बताया था ये मंत्र का दूसरा अवस्था है ना। निषेचन पूर्व घटना हमने खत्म कर लिया, अब क्या है निषेचन पश्च घटना, सॉरी निषेचन उसके बाद निषेचन पश्च घटना। देखिए ये हमारा स्त्री केसर अभी पुष्प होगा पूरा का पूरा, लेकिन उसको अभी छोड़ दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब किसी भी माध्यम से किसी कारक के वजह से परागकण उड़ेगा और उड़ करके यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। चलो हमने कह दिया स्थानांतरण हो गया, परागकण यहां पर पहुंच गए। अच्छा, परागकण के बाहर बहुत सारी सुरक्षा होती है, सुरक्षा याद है ना। यहां तक पहुंचने के क्रम में बहुत चीजों को झेला होगा परागकण ने, ठीक है। साथ ही साथ कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर आकर के वो निषेचन कर लेगा, कारण कि इसको निषेचन कराने के लिए भी क्या होती है, इसकी क्षमता होती है, और वो क्षमता अपने समय के अनुसार निर्भर करती है। कुछ ऐसे पादप जिनमें 30 मिनट तक ही परागकण क्या है क्षमता रखते हैं निषेचित कराने का, कुछ ऐसे होंगे जो 24 घंटे तक का भी रखते हैं, अलग अलग कहानी है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये पहुंच गया, अभी इसके अंदर क्षमता है निषेचन कराने की, साथ ही साथ इसके बाहर बहुत सारी सुरक्षा होगी, ये तापमान को, पानी को या बहुत सारे वातावरण को झेलता हुआ यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या मिलता है, लिपिड का आवरण मिलता है, साथ ही साथ स्पोरोपोलिनिन होता है। वो स्पोरोपोलिनिन क्या किया होगा, इसको बाहर के जितने भी बदलते हुए वातावरण का जो भी मौसम है उन सबसे झेल करके यहाँ तक पहुंचा दिया, जिंदा जीवित रख दिया। उसके बाद इसमें चिपचिपा सा पदार्थ मिल रहा है, वो चिपचिपा सा पदार्थ इसको क्या करेगा, नीचे की ओर चिपका देगा। साथ ही साथ स्त्री केसर में भी क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ना एक टॉपिक आता है, पराग स्त्री संकर्षण। पॉलन, कोई नहीं देखते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यानी कि अब परागकण और स्त्री केसर के बीच ना कुछ वार्तालाप होने जा रही है, कुछ क्रियाकलाप होने जा रही है, और जो भी वो क्रिया होगी उन्हीं क्रिया को क्या कहते हैं, पराग स्त्री संकर्षण, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है। अब क्या है भाई, क्या बातचीत होने वाली है, या फिर यहां पर क्या क्रियाकलाप होने वाली है। तो सबसे पहला तो हमें याद रखना होगा बाबू कि क्या करना होता है, जाति की पहचान करनी होती है, ठीक है। बिना जाति पहचान किए कभी भी निषेचन नहीं होगा। आपको बता रखा है कि कहीं ना कहीं निषेचन एक ही जाति में होता है। अब यहां पर कभी भी अक्सर एग्जांपल लेते हैं ना कि भाई अगर ये गेंदे का हुआ, ये गुलाब का हुआ, तो कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही जाति के होने चाहिए, इस बात का पता जब लगाया जाता है उसी चीज को क्या कहते हैं, पराग स्त्री संकर्षण कहते हैं। अब ये पता कैसे लगता है, तो एक यहां पे सिस्टम याद रखिएगा, लॉक एंड की थियरी, ठीक है, ताला चाबी, डन। अब यहीं पे कर देते हैं, देखो हर जाति में अपनी एक विशेष संरचना होती है। जैसे अभी हमने ऐसा स्त्री केसर लिया हुआ है जिसमें ऐसे कुछ खांचे बने हुए, देखो, ठीक है। अब जब भी इसमें फिट आकर के बैठेगा तो आपको दो तरह का हम परागकण दिखाते हैं यहाँ पे। एक ऐसा परागकण है गोला वाला, कुछ स्थिति समझ में आ रही है बच्चा, ठीक है। और ये जो बाहरी बनावट है ना, पता है ये बनावट किसके वजह से आता है, स्पोरोपोलिनिन के जमाव की वजह से आता है, ठीक है। आपके पिक्चर में, आपके बुक में जो पिक्चर दिया गया उसमें 3-4 तरह के परागकण दिखाए गए हैं, जो बताया था उस दिन की वायरस की तरह अलग अलग संरचना के होते हैं। तो वो संरचना ही इनको यहाँ पर फिट होने में मदद करती है, ठीक है। तो उसी से किसका पता लगाया जाता है, इसकी जाति का पता लगाया जाता है। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर क्या होगा, ये परागकण आएगा और अपनी जाति यदि मैच करेगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ फिट बैठ जाएगा क्या। चलो हमने फिट बैठा दिया इसको,
ठीक है, जातीयता की पहचान हो गई और साथ ही साथ इसको चिपकने में मदद कौन कर रहा होगा, लिपिड मदद कर रहा होगा। और यहाँ पर बैठने में किसने मदद किया है, स्पोरोपोलिनिन। कुल मिलाजुलाकर परागकण की जो बाहरी संरचना होती है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, स्पोरोपोलिनिन पर। और हर जाति की स्थिति, हर जाति के परागकण की स्थिति, आकार क्या होते हैं, अलग अलग होते। और उसी जाति के स्त्री केसर पर जाकर के वो परागकण बैठ सकता है, किसी दूसरे का आएगा बैठेगा जरूर, लेकिन आगे निषेचन का कार्यक्रम स्टार्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये बैठा, ठीक है, तो बैठने के बाद ये लॉकेंट की थियरी के हिसाब से बैठ गया। और ये लॉकेंट की थियरी किसके वजह से आ रहा है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये परागकण ने अपना काम कर दिया, बैठ गया। अब किसकी बारी, स्त्री केसर की। इसने पहचान कर लिया, देख लिया भाई चलो सब कुछ ठीक है, तो ये स्त्री केसर क्या भेजना चालू करेगी, इसको पोषण भेजना चालू करेगी। ठीक है, और इसकी स्थिति कैसी होगी, अगर 2 कोशिका वाला आया होगा तब भी कैसा हो चुका होगा, ये 3 कोशिका वाला। बड़ी भयंकर लग रहा है जी। ठीक है, चलो देखो, अब ये 2 कोशिका में भी आया होगा, तो यहां पर आ करके जैसे ही जाति वगैरह की पहचान हो गई, इसको थोड़ा बहुत पोषण मिलेगा और ये क्या कर लेगा, अपने आप को 2 से 3 कोशिका में विभाजित कर देगा। अब पोषण तो भेजा ही जा रहा है, पोषण के साथ साथ क्या भेजा जाता है, पानी। ठीक है, और ये पानी इसके अंदर जाकर के भरने लगता है। बात समझे। अब जैसे जैसे किसी चीज में, कभी गुब्बारे में पानी भरे हो और उसको खेलने के क्रम में बांधे हो पानी भर के, फिर उसको दबाए हो, दबाने से क्या होता है कि जिधर जगह मिलता है उधर गुब्बारा निकल जाता है, होता है ऐसा। ऐसा ही काम होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब पानी भरने के क्रम में और धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये परागकण फूलने लगता है अंदर से। और जगह कहाँ पे मिल रहा है, इसी खोखले जगह में। याद है इसका नाम क्या है, वर्तिका का काम क्या था, परागकण को जाने का रास्ता देना। याद आया क्या। ठीक है, तो खाली जगह यहीं पे है। ठीक है, अब कोनो लॉजिक ना लगाना कि सर ऊपर का है ना फूल गया, ऐसा नहीं है ना, तो सिस्टम होता है तो होता है। अब यहां से क्या होगा, एक नलिका ऐसे बननी चालू हो जाएगी। अभी तक आपने यही जाना था कि परागकण अंदर जाते हैं। ठीक है, 9-10 तक यही पढ़ते हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है। याद रखिएगा, परागकण अंदर नहीं जाते हैं, वो ऊपर के ऊपर ही रहते हैं। अब कौन अंदर जाएगा, कैसे होगा कहानी, वो देखते हैं। क्या वो नीचे की तरफ जाने लगा, एक नलिका बना रहा है, वो नलिका को जाने का रास्ता कौन दे रहा है, वर्तिका। और इस नलिका को बनाने की जिम्मेदारी थी किसकी, कायिक कोशिका में उपस्थित कायिक केंद्रक की। रास्ता बनाएगा, रास्ता बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, अंतिम में जाते जाते बेचारा अपना प्राण त्याग देगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे जान मार देते हैं, इसका खत्म कर देते हैं कहानी। ठीक है, अब इस संरचना का नाम देखो क्या देते हैं, जो वर्तिका के अंदर से जा रही है रास्ता, एक नलिका रूपी, इसको कहते हैं हम लोग पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर तनिक याद है आपको क्या, ये रहा बीजांड। बीजांड कैसा था, 2 स्तर का था, इसको क्या बोला था, अध्यावरण बोल दिया था। और इसके अंदर क्या बन चुका है, मादा युग्मकोद भिद्ध। और किससे बना था वो, एक सक्रिय गुरु बीजाणु से, याद है ना। और वो सक्रिय गुरु बीजाणु किसका हिस्सा था, बीजांड काय का हिस्सा था, है ना। अंत में इसके अंदर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था दिखी थी क्या हमको। बन गया ना, नाम क्या दिया था इसका, भ्रूणकोश। भुला जा रहे हो काजी सब। ठीक है, ये कौन था, मादा युग्मकोद भिद्ध। युग्मकोद भिद्ध काहे कहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने अंदर मादा युग्मक को रखे हुआ है, इसीलिए संरचना को नाम क्या दिया था, मादा युग्मकोद भिद्ध। अब ये पराग नलिका और अंदर की तरफ आती जाएगी, आती जा रही है, देखो। अब समस्या फंस गया क्या, जाना कहां पे है, बात समझे। जाना कहां पर है, इस बात का अंदाजा कैसे लगाएगा कि लेफ्ट से जाना है कि राइट से जाना है। ठीक है, तब याद रखना कि यहां से कुछ रसायन स्रावित होते रहते हैं।
ठीक है। और रसायन तो इधर अंदर से ऐसे जा नहीं सकते, जब जाएंगे क्योंकि रास्ता क्या ये पैक है, तो यहीं से ये रास्ते से क्या करेंगे, जाएंगे। और रसायन के रूप में क्या होता है, तो याद रखना ना, बोरॉन। ठीक है। अब आगे सुनो। अब ये जो पराग नलिका है ना, इसके जाने के बहुत सारे रास्ते। जाना कहाँ है, इसके लिए निर्देशन किया जा रहा है इसको रसायन से। ठीक है, कि भाई जिधर से रसायन आ रहा है उधर ही आपको क्या करना है, मुड़ना है। लेकिन ये भी थोड़ा सा अपना मन का करने वाला है। इसको मन करेगा तो यहीं से घुस जाएगा। ठीक है, इसको मन करेगा तो ऐसे घूम के आएगा, यहां से आकर के ऐसे जाएगा। और नहीं मन किया तो ऐसे घूम के जाएगा, इधर अध्यावरण में घुस जाएगा, और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा। तो मुख्यतः 3 जगह से ये इंटर हो सकता है। ठीक है, कहां कहां से इंटर हो सकता है, तो पहला याद रखना, यहां से इंटर हो सकता है। और किसी का आवाज ना निकले, एकदम शांत रहिएगा, पढ़िए जा बच्चा। यहां पे मैंने 1 नंबर लिखा है, इसका नाम बताया था आपको। कोई कॉपी ना उल्टेगा। अरे बच्चिया कर रही हो, कर चुके हैं, क्या बताइए। डरना तो नहीं है, डर काहे जाते हो ये समझ में नहीं आता है। जितना जानते हो बताओ। आज तो सीधा सीधा यही लगता है हमें कि आप पढ़ते नहीं हो। फिर हम कितनों कहले पढ़ेंगे नहीं सर, आप कुछ कर लीजिए, माई बाबूजी तो थाकल हैं, आप कुछ ही कर लीजिएगा, हम कुछ ना करेंगे। बाबू को बैठो 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 बैठो, तो बताओ जी क्या कहते हैं इस हिस्से को, ले लो हल्के में। बताओ। हाँ जी, निभाग। बैठो। इंग्लिश में क्या बोला था, चले जा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, निभागीय प्रवेश। खत्म हो गया, यहीं से खत्म हो गया। पूछा जाएगा कि निभागीय प्रवेश क्या है, तो क्या कह दोगे कि जब पराग नलिका निभाग से होते हुए कहां तक पहुंचती है, भ्रूण कोश तक पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, निभागीय प्रवेश कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, या तो इधर से जाए और अध्यावरण में घुस जाए, या तो इधर से जाए और अध्यावरण में घुस जाए, तो क्या कहेंगे, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, लैंग्वेज वही बना लेना कि जब पराग नलिका कहां जाना होता है, इसको भ्रूणकोश के पास, और यदि अध्यावरण को तोड़ करके अंदर घुसे तो क्या कहेंगे, अध्यावरणीय प्रवेश। खत्म। नेक्स्ट, ऐसे घूमते हुए आ रही और ऐसे यहां से घुसी, तो ये कौन है, बीजांड द्वार, तो क्या कहेंगे इसको, बीजांड द्वारीय प्रवेश। खत्म हुआ क्या, 3 चीज यहीं पे। दिमाग में नमवा रहेगा तब है ना, याद रखो गुरुभक्त साहब। इसीलिए ना कह रहे थे कि कम से कम शुरू से आपको एक एक चीज पढ़ाया है, नाम के साथ पढ़ाया है, तो काहे कह रहे थे कि नाम याद करना। जाके घर पे एक दिन बना करके बुक पे या आप अपने कॉपी पे देखे हो, उसका नाम हम लिख के नहीं देखे। जाकर एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार 4 बार पिक्चर बनाओ। पूरा पिक्चर बनाने आना चाहिए, क्योंकि एग्जामों में आता है पिक्चर बनाने के लिए। दे देगा एक द्विलिंगी पुष्प का सचित्र वर्णन करिए, 6 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आप उस पे नहीं बनाने आएगा तो क्या फायदा है, हो जाएगा। चलो, 3 तरीके से ये प्रवेश कर सकता है। ठीक है, प्रवेश कर गया यहां तक, या तो वो निभाग से प्रवेश कर जाएगा, या तो अध्यावरण को तोड़ के घुसेगा, या तो फिर सीधा सीधा कहां से जाएगा, बीजांड द्वार से जाएगा। तो 3 तरीके से प्रवेश कर सकता है। साथ ही साथ इसके मार्गदर्शन के लिए कुछ रसायन होते हैं, रसायन के रूप में कौन है वहां पे, बोरॉन। ठीक है, डन। मिटाएं इसको। लिखना है किसी को तो लिख सकते हो, लिखने वाला है क्या इस पे, आप 3 को वर्ड उतार लो, वो आपके लिए बहुत है। निभागीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश और बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसमें से उतारने लायक है ही क्या, और मिला है ना, तीनों शब्द उतार सकते हो, वो लिख लो, निभागीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश और बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब देखो, कौन है बाबू ये, भ्रूण कोश। सीधा सीधा कह सकते हैं मादा युग्मकोद भिद्ध। ठीक है,
अब चाहे कहीं से भी पराग नलिका आई हो, चलो हमने दिखा दिया कि यहां तक पराग नलिका पहुंच गई है, चाहे जहां से भी आ सकती है, निभाग से आ सकती है, अध्यावरण से आ सकती है, या तो बीजांड द्वार से आ सकती है। यहां तक आके किसी की मृत्यु हो गई होगी, याद है ना? ठीक है, चलो वो मर जाएगा। अब बचे कौन? दो हमारे पास जनन केंद्रक। याद है क्या? एक को बोला था जनन केंद्रक, एक को बोला था कायिक केंद्रक। जनन कोशिका के अंदर मिल रहा था कौन? जनन केंद्रक। कायिक कोशिका के अंदर कौन मिल रहा था? कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक ने क्या किया? मार्गदर्शन किया और बेचारा चल बसा। अब अंतिम तक कौन पहुंचे यहाँ पे? जनन केंद्रक। कितने होंगे? दो, एक और ये दूसरा। ठीक है, अब जो ये पराग नलिका आई थी ना, तो पराग नलिका को लेकर आने वाला कौन था? कायिक केंद्रक। और आए जा रहा और आ करके मारा इसको टक्कर। किसको? सहायक कोशिका को। बेचारा वो भी चल बसा, एगो सहायक कोशिका को भी ले डूबा। बात समझे? वो भी चल बसा और एक सहायक कोशिका को भी ले डूबा। ठीक, अब इसके बाजू बाजू में सहायक कोशिका को काहे लगाया गया था? क्योंकि बचाना था किसको? अंड कोशिका को बचाना था, कि कहीं पराग नलिका आई या टक्कर मारने के दौरान अगर मार देगी अंड कोशिका को, तब तो हो गया, बनता था, हो गया निषेचन फिर। इसीलिए उसके आजू बाजू प्रोटेक्शन लगाया गया था। किसको? सहायक कोशिका को। जो पराग नलिका आएगी उसका जो चोट होगा, जो वार होगा, वो कौन सहेलेगा? सहायक कोशिका। कायिक कोशिका भी खत्म, सहायक कोशिका भी खत्म, रास्ता बन गया। हाँ, एक बच्चा है, उसका भी कल्याण करेंगे, ठहर जाओ अभी। ठीक है, अब इसमें से ये दोनों के दोनों निकले और कहां पहुंच गए? भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, एक इसमें से केंद्रक इसका चला जाएगा अंड कोशिका के पास और क्या कर देगा? निषेचन करा देगा। और एन एन लिखने का मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या लिखे हैं? अब क्या हो जाएगा ये? अब इसमें गुणसूत्रों के सेट की संख्या कितनी हो गई? 2। अभी तक तो इसका नाम हम रख रहे थे अंड कोशिका, अब इसका नाम क्या रखेंगे बच्चा? युग्मनज। क्योंकि अब इसने क्या कर लिया? निषेचन कर लिया। और निषेचन की हुई संरचना जो द्विगुणित होती है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट। अभी एक बचा है ना? कितनी बार निषेचन हुआ? एक बार निषेचन हो गया। अभी एक दूसरा नर युग्मक बचा हुआ है, मतलब कि कौन बचा हुआ? हमारा जनन केंद्रक बचा हुआ है। ये दूसरा वाला जाकर के मिक्स हो जाएगा इन दोनों के साथ। ठीक है, कौन थे ये? ध्रुवीय केंद्रक थे। जब देखो एन एन एन, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा? 3n बनेगा। ये क्या कहलाएगा? त्रिगुणित। ये है द्विगुणित, ये है त्रिगुणित। कितनी बार निषेचन हुआ? 2 बार निषेचन हुआ। याद रखना, इसको कहते हैं क्या बाबू? दोहरा निषेचन। और ये दोहरा निषेचन जो है ना, एक विशेष लक्षण है, विशेष लक्षण है, नहीं, आवृत बीजी का। बात समझे? ये भी पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन निम्न में से किसका लक्षण है? तो उसमें आवृत बीजी भी रहेगा, अनावृत बीजी भी रहेगा। हो सकता है उसके साथ कोई दे दे एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, तो घबराइएगा नहीं। याद रखिएगा कि केवल और केवल आवृत बीजी में ही होता है क्या? दोहरा निषेचन। इसके अलावा और कहीं भी नहीं होता है दोहरा निषेचन। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हुई? अब थोड़ा सा नेमिंग रह गया। देखिए, इसको कहा जाता है बच्चा, जो त्रिगुणित संरचना बनी है इस कोशिका की पूरी, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये कौन है? युग्मनज। अब ये भ्रूणपोष कैसा है? तो याद रखिएगा कैसा है बाबू? त्रिगुणित है। युग्मनज कैसा है? द्विगुणित है। ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें देखो तो नाम में क्या लिखा है? भ्रूण पोष। पोष माने किसका पोषण? भ्रूण का पोषण। अभी भ्रूण बन गया है कि बनने वाला है?
बनने वाला है। यानी कि ये युग्मनज क्या शुरू करेगा, विभाजन। जैसे जैसे विभाजन करता जाएगा, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनाता जाएगा, बहुकोशिका। और उस बहुकोशिका की संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण। इतना सब कुछ करने के लिए इसको क्या चाहिए, भोजन पानी चाहिए ना। वो भोजन पानी कौन देगा इसको, ये एंडोस्पर्म। जैसे जैसे ये भ्रूण बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे भ्रूणपोष खत्म होता जाएगा, इसीलिए इतना बड़ा कोशिका बनाया गया था। इस बड़े से कोशिका में क्या है, पोषण है। कोई भी कोशिका होगी अपने आप में क्या रखती है, पोषण रखती है। तो वो अपना पोषण धीरे 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 क्या करती जाएगी, देती जाएगी देती जाएगी देती जाएगी। ये युग्मनज किस में बदलता जाएगा, भ्रूण में बदलता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा भ्रूणपोष क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, खत्म होगा तो कैसे होगा कहानी, वो सब कुछ आएगी इसके बाद। यहां तक बताइए, निषेचन करा दिया। अरे अभी ठहर जाओ, वहीं पे रखे हैं ना, अभी उसके आगे तो बढ़े नहीं है, तब ठहरे रहो अभी। क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, निषेचन कैसे हुआ, क्या हुआ, निषेचन कितनी बार हुआ, ठीक है। और ये दोहरा निषेचन कराने का ना एक बहुत बड़ा मतलब कि फैक्ट है। क्या है वो फैक्ट, आपको बता रहे हैं। अभी यहां तक में जरा एकदम क्लियर हो जाइए कि कुछ रह ना जाए आपका। एकदम क्लियर है सभी लोग, चलो बेटा है। इधर बड़ा शांत रह रही हो सब, यहाँ पे कैमरे के आजू बाजू सब शांत रहते हैं। क्या हो, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है बच्चा आपको, पक्का? आज पहला दिन है आपका, कोई बात नहीं, चैनल पे जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा ना, तो पूरा लूल हो जाएगा फिर। आज तक तो समझ में आया ना, अब क्या बनाना है, कौन सी प्रक्रिया से, भ्रूणोद्भव। यही क्रिटिकल है, कल भी आपको बताया था कि जब होने लगेगा क्या बाबू भ्रूणोद्भव, तब समस्या आएगी। वहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और विशेष। समझने के साथ साथ देखो, जहां और एक बात देखो, बायोलॉजी के टर्म में याद रखना, संरचना बदला नाम बदल जाएगा तुरंत। हर जगह पे थोड़ा सा चेंज हुआ नाम बदल जाएगा। याद करो जरा, गुरु बीजाणु, बाकी सब तो बीजांड का था, एगो खाली बड़ा हुआ तुरंत नाम बदल गया, क्या हो गया, गुरु बीजाणु। और वो में से 3 गो मर गया, एगो आगे बचा तो उसको क्या बोल दिया हमने, सक्रिय गुरु बीजाणु, है ना। तो संरचना के साथ साथ तुरंत नाम बदलता है, तो नाम पे भी आपको ध्यान रखना होता है। और असल कहानी यहीं से बन जाती है कि संरचना बदला, नाम बदला, जो भी फैक्ट है इसी के बीच में निकल जाता है। ठीक है, यहां तक सभी लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाए फिर। निषेचन हो गया हमारे पास, कितनी बार निषेचन हुआ, 2 बार। एक बार हुआ है द्विसंलयन, याद रखना, क्या कहते हैं इसको, द्विसंलयन। एक बार हुआ है क्या, त्रिसंलयन। यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि युग्मनज जो बना है वो कैसे बना है, तो वो कैसे बना है बच्चा, द्विसंलयन से बना है। अब भ्रूणपोष कैसे बना है, त्रिसंलयन से। अब त्रिसंलयन का मतलब क्या, कि 3 केंद्रक जब एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। और जब 2 केंद्रक एक साथ जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विसंलयन। मिटा दे। चलो, निषेचन हमने पूरा का पूरा खत्म करा। ठीक है, इस बात का पता लग गया कि दोहरा निषेचन होता है। अब इससे जुड़ा ना एक कहानी है, पता है, ये अपना जो अनावृत बीजी है उसमें क्या होता है। आवृत बीजी तक तो चलो ठीक है, अनावृत बीजी में क्या होता है, क्या अनावृत बीजी में निषेचन होता है, क्या होता तो है ना, क्योंकि उसमें भी क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। निषेचन के पश्चात ही क्या बनता है, बीज बनता है। निषेचन होगा, जो युग्मनज बना वही युग्मनज आगे जाके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और उसी भ्रूण के अंदर क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं एक ऐसी संरचना होगी जो आगे नए पौधे को लेकर के आएगी। और ये पूरा का पूरा भ्रूण जो होगा एक बीज के अंदर बंद होगा। तो बीज कैसे बनेगा, क्या होगा, अभी ये सब हम छोड़ के रखे हुए। ठीक है, अब सीधा सीधा सवाल बोला हमने कि क्या अनावृत बीजी में निषेचन होगा, बिल्कुल होगा निषेचन। आवृत बीजी में निषेचन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बार निषेचन हुआ, क्या अनावृत बीजी में भी 2 बार निषेचन होगा, नहीं होगा, तुम याद रखिएगा। ठीक है, अब वहां पे भी क्या निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, अनावृत बीजी में बनेगा ना, आवृत बीजी में भी बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के लिए भ्रूण के लिए क्या बनाया था आपने, पोषण बनाया था। ठीक है, क्या बोला था नाम उसका, भ्रूण पोष। वहां भी अनावृत बीजी में भी भ्रूण बनेगा युग्मनज से, तो वहां भी चाहिए पोषण, तो वहां भी क्या बनेगा, भ्रूण पोष बनेगा। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा नेमिंग इसका बचा हुआ है, एक को कहते हैं पीएन, एक को कहते हैं पीसी, वो बात हम नेक्स्ट टर्म क्लास में कर लेंगे। अभी फिलहाल जो जानने लायक बात है वो सुनिए कि वहां भी भ्रूण पोष बनेगा, यहां भी भ्रूण पोष बनेगा, तो फिर अंतर क्या है, दोनों में आवृत बीजी बेहतर क्यों है। हाँ बिल्कुल, वो पहले बन जाता है, जबकि आवृत बीजी में देखो पहले मैंने युग्मनज बनाया था, अब बाद में क्या बनाया था, भ्रूणपोष बनाया था।
जबकि अनावृत बीजी में क्या हो जाता है कि पहले बन जाता है भ्रूणपोष और बाद में बनता है युग्मनज। बाद में युग्मनज बनता है किसमें? अनावृत बीजी में। जबकि आवृत बीजी में पहले क्या बनता है? युग्मनज। इस मामले की वजह से कहीं ना कहीं बेहतर होता है आपका आवृत बीजी। हाँ, मान लिया जाए कि निषेचन हो गया, सॉरी निषेचन नहीं, परागण हो गया, ठीक है। जैसे ही परागण हो जाएगा ना तो अनावृत बीजी क्या करेगा कि पहले ही बना के रख देगा का भ्रूणपोष। अभी निषेचन नहीं हुआ, मान लिया जाए कि निषेचन हुआ ही नहीं, अब भ्रूणपोष क्या है? बन के रखा हुआ है। तो भ्रूणपोष बन गया, उस मतलब कि उस बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी बनने की संरचना भी नहीं बनी है, उसके लिए क्या बना दिया गया? भोजन बना दिया गया। और कहीं निषेचन हुआ ही नहीं तब तो भोजन व्यर्थ हो जाएगा, भोजन बेकार पड़ जाएगा। उस पौधे ने इतना मेहनत करके क्या बनाया था? भ्रूण के लिए पोषण बनाया था, जिसका नाम दिया था भ्रूणपोष, वो तो बेकार पड़ जाएगा। लेकिन इस मामले में आपका आवृत बीजी चालाक होता है, वो क्या करता है? पहले निषेचन को देखता है कि पहले निषेचन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब निषेचन हो जाएगा तब तो एकदम कंफर्म गारंटी है कि क्या बन गया है? युग्मनज बन गया। और तब उसके लिए क्या बनाया जाए? भ्रूणपोष बना लिया जाए। इसकी थोड़ी सी कहानी भी आपको बताई थी हमने, ठीक है, याद है? अब देखो, इसको लॉजिकली आप रख सकते हो कैसा? हाँ, बारात वाली कहानी थी ना, ये एक लॉजिकली कहानी है क्या कि मान लिया जाए कि इधर से लड़के वाले निकले बारात लेकर के, यहाँ से 100 लोग जा रहे हैं। अब बीच में क्या हुआ? उधर खाना पीना बन के रेडी है लड़की वाले के यहाँ, ठीक। अब बीच में अपने में बाराती झगड़ा उड़ा कर लिया, 50 गो लौट गया झगड़ा करके घर है। अब वहां खाना कितना का बना है? 100 गो का, 50 गो खाना बर्बाद हो गया, ठीक है। ये एक पहला केस। दूसरा केस याद रख लीजिएगा क्या, यहाँ से जैसे ही बाराती वाले चले ना 100 गो, लड़की वाला फोन करके पूछा कितने लोग आ रहे हैं? 100 लोग। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे पहले अपना 100 गो मुड़ी यहाँ गिनवा दीजिएगा, और बाद खाना बनाने का कार्यक्रम होगा। बात समझे? तो जब यहाँ से बाराती वहां 100 गो पहुंच गया तो गिना पहले बराबर एकदम कि हाँ 100 गो है, अब खाना बनाया जाए 100 आदमी का, ठीक है। तो वैसा ही काम कौन करता है? आपका आवृत बीजी। ये पहले इंतजार करता है किस चीज का? निषेचन का। जब निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, तब उसके लिए क्या बनाया जाएगा? भोजन बनाया जाएगा। बात समझे? अब इसके बाद कुछ नेमिंग रह गया है, वो नेमिंग हम लोग देख लेंगे। और नेमिंग के साथ अब क्या करना है? भ्रूणोद्भव कराना है, ठीक है। अब भ्रूणोद्भव देखो ऐसा नहीं है ना कि क्रिटिकल है, हार्ड नहीं है, बस कंफ्यूजन लगता है, बस समझ में नहीं आती है कहानी, आपको दिक्कत यहां पे हो जाता है। आगे चल के पढ़ेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, ये सब जब पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन सा थोड़ा सा लगता है। एग्जाम्पल सबके सेम होंगे, केंद्रीय भ्रूणपोष का भी एग्जाम्पल सेम होगा, कोशिकीय भ्रूणपोष का भी एग्जाम्पल सेम होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होने लगता है। बाकी एकदम टॉपिक समझने लायक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नारियल पिया आपने, नारियल का पानी, ठीक है, नारियल खाया है, 2 तरह का नारियल, एक नारियल का गड़ी जो हमने खाया है और एक नारियल का पानी जो आपने पिया है। दोनों का दोनों क्या था बच्चा? भ्रूणपोष था। बात समझे? नारियल को कभी जमते हुए देखा है कि दुकान में है नारियल, अब उस नारियल में क्या होता है? इसे देखोगे तो हमें 3 गो ऐसे बुंदा रहता है क्या? ठीक है, ऐसा ही रहता है 3 गो। चलो, अब इसी बीच में जब नारियल को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है दुकान में, तो देखिएगा कि इसमें से यहाँ से जैसे लोकल भाषा में कहते हैं कि डिभी निकल गया, है ना। डिभी मतलब कि यहाँ से एक छोटी सी हरी सी संरचना निकल जाती है, जैसे आपके लहसुन प्याज में निकल जाती है, आलू में निकल जाती है। अब उसको यदि छोड़ दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका नया पौधा निकलने लगेगा। तो जो पौधा निकाल रहा है वो कौन निकाल रहा है बच्चा? भ्रूण निकाल रहा है, क्योंकि यही है वो भ्रूण, ठीक है। अब भ्रूण से जो नया पौधा बन रहा है वो कहीं ना कहीं अंदर क्या भरा पड़ा है? पोषण। इसी को नाम दिया है क्या हमने? भ्रूणपोष। बात समझे? तो ये था भ्रूणपोष। हम बस तुरंत गए 50 रुपए का खरीदे, उसका सारा का सारा भ्रूणपोष पी करके आपके लिए था, इसके भ्रूण के लिए था ना। अब हम तो फरियाद देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा चलो खत्म। और कोई बात है तो बताओ। निषेचन पूरा समझ में आया? कुछ रह गया? कोई सवाल जवाब तो बताइए। खत्म।